नाज़रीन, पूरी दुनिया में 31 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसके अंदर से 9 लाख रिकवर हो चुके हैं, जबकि 2 लाख इस जिंदगी से अपनी बाजी हार कर अगले जहान की जानिब सफर इख्तियार कर चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जब केसेस की तादाद अब 14,000 के करीब पहुंच गई है, जिसमें 300 से ज्यादा अमवात भी हो चुकी हैं, हर आने वाले दिन के साथ इन केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। और होना तो यह चाहिए था कि जैसे जैसे इन केसेस की तादाद में इजाफा होता, वैसे वैसे लॉकडाउन में सख्ती की जाती, समाजी फासलों के ऊपर जोर दिया जाता, मगर यहां पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, लोगों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। जो नाके पहले पुलिस वालों की जानिब से लगाए गए थे, अब वहां पर कुछ पुलिस वाले ऊंघते हुए खड़े होते हैं, जो बेदिली से गाड़ियों को कभी हाथ देते हैं और कभी हाथ नहीं देते। इसका मतलब यह है कि वो पंजाब हुकूमत और वो वफाकी हुकूमत जो पहले बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा मुस्तैद और फाल नजर आ रहे थे कोरोना के खिलाफ, अब उन्होंने इसको रूटीन का मामला समझना शुरू कर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले जब केसेस कम थे, लॉकडाउन सख्त था, अब जब केसेस ज्यादा हो गए हैं तो लॉकडाउन नर्म हो रहा है, क्यों? नासिर सलमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे लगता है कि नासिर सलमान साहब के साथ हम दोबारा राब्ता कायम करना पड़ेगा। हमें इस वक्त सूरत हाल यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अमलन तमाम तर मरीजों को वो तमाम सहूलियात देने के दावे तो किए जाते हैं कि हम मरीजों को आइसोलेशन में रख रहे हैं, उन्हें अद्वियात दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे हेल्थ के रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से जो मामलात हमें बताए जाते हैं वो बिल्कुल पंजाब हुकूमत के दावों के बरक्स है। पंजाब हुकूमत यह दावा करती है कि तमाम मरीजों को मयारी खाना फराहम किया जाता है, तमाम मरीजों को मयारी पानी फराहम किया जाता है, उन्हें आइसोलेशन की सहूलियात मयसर है, लेकिन हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद के मुताबिक ऐसा शाज़ो नादिर ही देखने में आता है। नासिर सलमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि जो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए थी, लेकिन लॉकडाउन नर्म होता जा रहा है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अवैस, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। मैं इस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के हवाले से हमारे यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो आप देख रहे हैं वो इस तरह से है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो कंडीशंस है इकोनॉमिकली, उस हवाले से हमें वो सख्ती नहीं कर पा रहे जिस तरह से आप महसूस करते हैं कि कर्फ्यू के अंदर मौजूद होता है। जहाँ तक आपका ये कहना है कि इसमें शायद कोरोना वायरस के जो खिलाफ हम जो हिकमत अमली बना बैठे हैं उसमें कोई हमारे अंदर कोताही या कमी है, ये ऐसा नहीं है। आपको बताता चलूं कि अब हम 5,000 के करीब रोज टेस्टिंग की फैसिलिटी हासिल कर चुके हैं सरकारी तौर पे, और अब हमने स्मार्ट सैंपलिंग का भी अंदाज कर लिया, जहां पर हजूम जैसे कि मार्केट्स में, गल्ला मंडीज के अंदर और इस तरह से वो जो जगह है जहां पर हमने बिजनेसेस को ओपन किया है, वहां पर हम सैंपलिंग इकट्ठे करेंगे और उसके टेस्ट की बुनियाद के ऊपर माहिरीन की कमेटी ऑलरेडी बना दी है। नासिर सलमान साहब, ये बताइएगा, ये जो आप रैंडम सैंपलिंग की बात करें, क्या आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी का उसकी मर्जी के बगैर कोरोना के लिए सैंपल कानूनी तौर पर लेने के मजाज हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है। हम इसको एक नेशनल वबा और इमरजेंसी की सिचुएशन में है, हम इसके खिलाफ एक ऐसी बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे ना हम देख सकते हैं, जिसका ना ही कोई इलाज है। बिल्कुल ठीक बात है। इसको काइंडली नेशनल इमरजेंसी समझिए, आप ये नॉर्मल हालात नहीं है। नासिर साहब, आप समझते हैं, हम समझते हैं, लोग नहीं समझते। देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ अवैस, हम इस मामले में पहले भी काफी मर्तबा गुफ्तगू कर चुके हैं। कर्फ्यू जो है और जो लॉकडाउन है, इसमें इलाकी जिम्मेदारी भी अवाम की होती है। मैं आपको पहले भी बड़ी मर्तबा बता चुका हूँ कि हुकूमतों का काम होता है कि लोगों के इलाकी मियार को बुलंद करने के लिए अच्छी तालीम, अच्छी इलाज की सहूलतें मुयस्सर की जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये मामला कि हमें पाकिस्तान के बाद से इतने अच्छे अंदाज और प्रोफेशनल अंदाज में नहीं पनप सका, जिसके लिए हम सर ताड़ नहीं। नासिर साहब, जो हुकूमतें होती हैं वो अखलाकी अपीलों के ऊपर नहीं, वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर काम करती हैं। रिट ऑफ द लॉ आप जो बात करते हैं बार बार, आप मुझे बताएं कि
जो जनूबी एशिया है, इसके अंदर कितने ममालिक ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान को अगर आप रेट करें तो पाकिस्तान आपको नीचे नजर आता है। इस वक्त पाकिस्तान ने जो स्पेशली जो पंजाब की हुकूमत ने इस हवाले से काम किए हैं उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना वायरस के क्राइसिस में सर झुका के ऊंधे मुंह गिर पड़ी है, लेकिन आप देखें हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद इस वबा का न सिर्फ मुकाबला किया है लेकिन बड़े अच्छे तरीके से अपनी आवाम को इस पे रिलीफ मुहैया किया है और हर तबका फिक्र को मुशावरत के बाद उसके लिए हमने SOP को भी उनके साथ जारी किया है ताकि हम इस वबा के ऊपर जल्द अज जल्द काबू पा सके। नहीं नासिर सलमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमने हर शोबाए जिंदगी के लिए SOPs तय किए। मुझे ये बताइएगा कि इन SOPs को तय करने के बाद कोरोना केसेस की तादाद तो कम होनी चाहिए थी। पंजाब सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है पाकिस्तान में, लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस है पाकिस्तान में। है या लाहौर है, ये लाहौर को आप एक छोटा सा शहर मत समझे, कराची से तो छोटा है ना नासिर साहब, कराची से तो छोटा है ना। जो लाहौर के शहर के अंदर हमने अभी तक जितनी भी हिकमत अमली की है उसमें मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें आपके मशवरे के मुताबिक इस्लाह चाहती है, उसके अंदर मजीद अब बेहतरी की जा सकती है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने गंदम की खरीदारी के मामले को भी देखना है, हमने इंसदादे डेंगू को भी देखना है, हमने ग्राम फरोशी के खिलाफ भी मुहिम चलाई है। हमने ग्राम फरोशी के खिलाफ 2020 का एक नोटिफिकेशन लेट्स स्टिक टू द कोरोना थिंग। मुझे नासिर साहब आपसे एक बड़ी अहम बात पूछनी है, क्योंकि कल से ये सवाल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, क्योंकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आप ही की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, कामरान बंगश आप ही की जमात से ताल्लुक रखते हैं जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं। जब एक हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी वीडियो आ जाती है कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। एक गरीब आदमी के अंदर जब कोरोना आता है तो उसको पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? उनको क्यों नहीं हॉस्पिटल में लेके जाया जाता? इस्तेमाल किए हैं, ये काबिल इस्लाह है। पुलिस वाले किसी बंदे को उठा के नहीं लेके जाते, तो हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, हम आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरे मोहल्ले को सील कर दिया जाता है। जी नहीं, मैं आपको बताऊं, आप देखें ये इंसान दोस्त और शहरी दोस्त हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। इसमें ना किसी का रवैया गुंडा की तरह हो सकता है, ना रियासत ऐसे एक्ट करती है जैसे गुंडों की रियासत एक्ट किया करती थी। मैं आपको बताऊं, इस सिलसिले में हम इंतहाई मुहज्जब अंदाज के अंदर हमारे इदारे उस चले ले जाते हैं ना, मुहज्जब अंदाज में पुलिस वाले उस शख्स को करंटीना में ले जाते हैं। हाँ, करंटीना के अंदर हम लेके जाते हैं। ये SOP इसलिए बनाई, लेकिन हुक्मरानों को क्यों नहीं लेके जाते? लेकिन हुक्मरानों को क्यों नहीं लेके जाते? हो सके आम आदमी को तो ले जाते हैं, हुक्मरानों को क्यों नहीं ले जाते जिनमें कोरोना पॉजिटिव आता है? आपको मैं बताता चलूं, आप शायद देखिए हमारे यहाँ पर फ्लाइट्स आती है बाहर से जी। हमने जबरदस्त किस्म के आइसोलेशन वार्ड और आइसोलेशन के लिए हमने बेहतरीन फील्ड अस्पताल बनाए हैं। वहां पर हम तमाम लोगों को सर बड़ी अच्छी बात है, आपने वो आइसोलेशन के फील्ड अस्पताल बनाए हैं जिसमें आप लोगों को क्वारंटीन करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब किसी हुक्मरान को कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसे क्वारंटीन घर पर करने की फैसिलिटी क्यों मिलती है जो एक आम आदमी को नहीं मिलती? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये बात अहम है। आपसे सर मैं नाम गिनवा सकता हूं आपको, सईद गनी का नाम है, इमरान इस्माइल का नाम है, कामरान बंगश का नाम है, वो सेनेटर मिर्जा आफरीदी का नाम है। किसी एक को नहीं लेकर गए ना। पंजाब की डोमेन में नहीं है। मैं जाती तौर पे इस मामले में हकीकत से आशना नहीं हूँ। पंजाब में मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो विजन है कि रियासत अपनी राया के साथ इस तरह से सलूक करे जैसे माँ अपने बच्चों के साथ करती है। इसके मुतालिक मुझे इल्म नहीं है जो आपने KPK सिंध से जो 2 बंदों की टीम। अच्छा, मुझे चले मैं इसको मजीद शॉर्टन करता हूं, मैं इसको पंजाब में लेके आता हूं। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, काबीना के अंदर, असेंबली के अंदर किसी शख्स को अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे आम आदमी की तरह क्वारंटीन इज्जत के साथ ले जाएंगे या उसे घर पर रहने की इजाजत होगी? पॉलिसी क्या है? मैं आपको बताऊं, इस सिलसिले में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। हमारे एक इंतहाई रिस्पेक्टेड मिनिस्टर है जो कि कोरोना क्राइसिस की वजह से अमेरिका के अंदर तकरीबन 1 से ज्यादा महीना रहे हैं। उनका नाम है यासिर हमायूं और वो भी इस वक्त गवर्नमेंट के मैनेज
मैनेज जो गवर्नमेंट कर रही है वहां पर मौजूद हैं। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि वो अपनी प्रवास से अमेरिका से वापस आए थे, वो अपने घर में नहीं गए, बल्कि हुकूमत ने जो फील्ड अस्पताल, जो हमारा आइसोलेशन या हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाए हैं, उनके अंदर ही वो यहाँ पर इस वक्त क्वारंटीन में है। किस जगह पर क्वारंटीन है यासिर हुमायूं साहब? आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं, उनके अंदर यासिर हुमायूं के अंदर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है, वो बाहर से आने की वजह से क्वारंटीन में गए हैं ना। देखिए, मैं बाहर से जब आप आते हैं, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बाहर से जब हम आते हैं तो हमें वॉलंटरली क्वारंटीन में जाना पड़ता है, उसके बाद हमारा कोरोना टेस्ट होता है। यासिर हुमायूं के अंदर आप जो अभी पॉइंट कह रहे थे कि वो अपने घर चले गए होंगे, मैं आपको बता नहीं, मैंने ये नहीं कहा नासिर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जिन हुक्मरानों के अंदर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, एक आम आदमी के अंदर, हुक्मरान इंजीनियर यासिर हुमायूं एक हुक्मरान है, उनमें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है नासिर साहब, वो बाहर से आए हैं, वो ट्रेवल करके आए हैं। के हवाले से हमने जो SOPs बनाई है, उसके लिए हमने जो एक मेथड बनाया है, तो वो भी गवर्नमेंट के मैनेज आइसोलेशन सेंटर में है। बहुत अच्छी बात है नासिर साहब, बाहर से जो भी मुसाफिर आ रहा है, अभी आएगा नासिर साहब प्लीज मेरी बात सुने कि बहुत अच्छी बात है कि बाहर से जो भी मुसाफिर आए, चाहे वो हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखता हो, उसने अपने आप को क्वारंटीन में ले जाने पर आमादगी जाहिर की। मैं आपको इसमें 10 में से 10 नंबर देता हूं, आपको सलाम करते हैं हम लोग। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आता है, एक आम आदमी को और एक हुक्मरान को, आम आदमी को आप लोग जबरदस्ती क्वारंटीन में ले जाते हैं, जबकि हुक्मरान को घर में रहने की इजाजत होती है। एक आम आदमी अगर अफोर्ड कर सकता है, उसे घर में रहने की इजाजत क्यों नहीं है नासिर साहब? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने भी शायद इसकी कोई निशानदही नहीं। मैंने कल के प्रोग्राम में डॉक्टर महमूद असलम से बात की थी, जो कि CEO हैं मियो हॉस्पिटल के। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को वॉलंटरली घर पे रहने की परमिशन नहीं देते। हाँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है कि तो हुकूमती आला ओहदेदार पंजाब में कोरोना पॉजिटिव आया हो तो वो अपने घर में वॉलंटरली रह रहा हो। नहीं, मुझे कंफर्म कर देना, अगर खुदा ना खास्ता आता है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब की जो इस वक्त हुकूमत है, वो ये बता रही है कि ये शख्सी हुकूमत नहीं है, ये बता रही है कि ये मेरिट के ऊपर तमाम बुजुर्ग काम कर रही है, ये बता रही है कि इमरान खान का विजन है कि कोई भी शरीफ, गरीब, मुतवस्सित तबके का आदमी भी अब वजीर आला बन सकता है। ये बता रहा है कि खानदानी हुकूमतों का दौर जा चुका है, ये बता रहा है कि शहनशाहियत के दौर का खात्मा हो चुका है पाकिस्तान से। अच्छा, मुझे नासिर साहब ये बताइएगा कि माह रमजान में जब लोगों को कोरोना की वबा का भी सामना है, बेरोजगारी भी है, हुकूमत पंजाब ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया था, लोगों ने बड़ी तारीफ की थी, हमने भी आपकी तारीफ की थी जब आपने किराए के अंदर रिलीफ का ऐलान किया था और आपने कहा था कि सिर्फ वो मालिक मकान किराया ले सकते हैं जो बूढ़े हो या बेवा हो, लेकिन अब वो नोटिफिकेशन भी आप लोगों ने वापस ले लिया है। देखिए, ये जो मामलात हैं, आपको पता है कि आपने पहले भी कहा, क्या ये मुमकिन है कि किसी बंदे की इजाजत के बगैर उसका आप टेस्ट करें? आपको पता है कि एमरजेंसी की सिचुएशन है, पाकिस्तान की हुकूमत के वसाइल बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे लोगों की तरबियत की मजीद उसको बेहतर बनाने की अभी काविशें जारी हैं, मजीद कोशिशें होनी चाहिए। मैं ये कभी आपको नहीं कहूंगा कि हम अपनी गवर्नमेंट के बेस्ट लेवल को छू चुके हैं, हम बेशुमार चीजों को अभी बेहतर करने की जरूरत मौजूद है, लेकिन मेरे ईमान पे आप हमारी जो नीयत है, आप हमारी हिकमत अमली। नासिर साहब, हम आपकी नीयत पर बिल्कुल शक नहीं कर रहे, हम आपको अपना दुश्मन नहीं समझते, हम आपको अपना रहनुमा समझते हैं, हमने आप लोगों को अपने वोटों से हुकूमत में लेकर आए हैं। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए एक जो अच्छा इकदाम उठाया था, जिसमें आपने पंजाब के किराएदारों को रिलीफ दिया था, आज वो नोटिफिकेशन आप लोगों ने वापस क्यों ले लिया? देखिए, मेरे बुनियादी तौर पर तो ये इल्म में नहीं है, और जहां तक ये एक मैंडेटरी किस्म की सर्विस थी नहीं थी, बल्कि ये शायद उस हवाले से हम कह रहे थे कि जो लोगों ने लोगों से किराया लेना है, उस हवाले से उनको कोई मार्जिन। 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं सिर्फ पंजाब के अंदर, लोगों की तनख्वाहें आधी रह गई हैं। नासिर साहब, देखिए, मैं आपको बताऊं, इस हवाले से भी आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसी कोई भी स्कीम नहीं आ सकी जो सिफारिश के बगैर लोगों को मदद फराहम करे। ये पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की शख्सियत और उनकी जो क़यादत की वजह से एहसास कफालत
कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत तमाम लोगों को जो इसके मुस्तहिक हैं 12,000 रुपया मिल रहा है। और उसके अलावा हमने फ्रंट लाइन के ऊपर, अच्छा, ये 12,000 रुपया देने के बाद तो नासिर साहब आप लोगों को लॉकडाउन सख्त कर देना चाहिए था ना, ताकि लोग घर बैठे। आपने 12,000 रुपए भी दिए, आपने कौम के अरबों रुपए भी दिए और लॉकडाउन भी नरम कर दिया। पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के मुकाबले में 22 करोड़ आबादी के इस मुल्क में कोरोना के हवाले जो केसेस हुए हैं और इसके मुताबिक जो हम केयर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको बहुत अच्छे अंदाज में निपट रही है। आप देखिए इस पूरे महीने 1.5 महीने की एक्सरसाइज में पूरे पंजाब में कोई भी ऐसा वाकया नहीं है जो हुकूमत के लिए हज़मियत का बाइस हो। आप देखिए इसमें हमने बेहतरीन हिकमत अमली बनाई। हर रोज 9 से लेकर 4 बजे डीजी खान के अंदर जो क्वारंटीन सेंटर में लोगों को एक हॉल के अंदर जिस तरह से भरा गया था और वजीर आजम एक जंगले के पीछे से उनका दूर से हाल पूछ रहे थे, वो आप लोगों के लिए हजीमत का बायस नहीं था? नहीं, मैं आपको बताऊं, फिर वही बात आपको कह रहा हूं कि इंसान की शख्सियत का जब जायजा ले तो उसके चेहरे के मुकाबले में उसके पाँव गंदे होते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप चेहरे के ऊपर बात करना चाहते हैं या पाँव के। अच्छा, मुझे नासिर साहब मुझे एक बात बताइएगा, आपने किराएदारी वाले नोटिफिकेशन के मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया। सिंध गवर्नमेंट ने एक और बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया कोरोना की वबा के दिनों में। उन्होंने ये कहा कि कोई भी प्राइवेट इदारा अपने मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ नहीं कर सकेगा और उसकी तनख्वाह देने का पाबंद होगा। इस तरह सिंध गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन के जरिए सिंध के अंदर काम करने वाले प्राइवेट लोगों को तहफ्फुज दिया। पंजाब गवर्नमेंट खामोश क्यों है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं प्रॉपर हुकूमत का इस सिलसिले में जो काम हो रहा है उसके मुताबिक आपको उसकी पेशरफ से आगाह करूंगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि इस मामले में और इस प्रोग्राम में, ये आपका नासिर साहब बड़ापन है। नासिर साहब ये आपका बड़ापन है। आप हमारे करियर के उन चंद लोगों में से हैं जो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा नासिर साहब, ये ठीक है, हम आपसे फिर कभी पूछ लेंगे इन सारे मामलात के बारे में, लेकिन ये बताइएगा कि जो लोगों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है उसका क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये बात सियासत से दूर हटके और अपने वसी कैनवस से करिएगा कि इमरान खान साहब की जो 24 साल की जद्दोजहद है, वो कहते थे कि आप ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट रखें, पाकिस्तान में जो लोग हैं उन पे इन्वेस्ट करें, आप जो तमीरात करते हैं जिससे आपके सियासी फ़वाइद मकसूद होते हैं उसकी बजाय आप लोगों को ट्रेन करें। आप लोगों के लिए अहलाकी मेयार बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर कोर्सेज मुरव्विज किए गए हैं उनको यहाँ स्टैब्लिश करें। तो आज अगर उसकी अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को आप देखते हैं कि वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं। अगर लोगों के अंदर अखलाकी मयार मौजूद नहीं है तो इस गैर अखलाकी कौम ने पीटीआई को अक्सरियत दी है ना नासिर साहब। इसी गैर अखलाकी कौम ने पीटीआई को अक्सरियत देकर हुक्मरान जमात बनाया है। आप ये नहीं कह सकते ये कौम गैर अखलाकी है। मैं आपको बताऊं कि हमारी तवज्जो लोगों की अखलाकियात, उनके रोजगार को और उनके किरदार को बेहतर बनाने के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए थी हमें। अच्छा, नासिर साहब कमिंग बैक टू द सिचुएशन, इस तरह की इत्तलात आ रही हैं नासिर साहब कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हफ्ते से लॉकडाउन खत्म करने पर गौर कर रही है और कल इस सिलसिले में बाकायदा सिंध काबीना का इजलास भी बुलाया गया है। मुझे ये बताइएगा कि क्या पंजाब में इस तरह की कोई तजवीज ज़ेरे गौर है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस हवाले से अवैध वफाकी और पंजाब की हुकूमत हर लम्हा बाकायदगी के साथ मुशावरत के अंदर है। आपको पता है कि फ्रांस के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी लॉकडाउन के मामलात में नरमी लाई गई है और इसके अलावा भी पूरी दुनिया में अच्छी खबरें आई हैं। दुबई के लॉकडाउन में नरमी, न्यूजीलैंड में भी। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को खामख्वाह किसी ऐसे खतरे से दो चार ना किया जाए जिससे इंसानों की जिंदगी बेचारगी का शिकार हो, क्योंकि ये हुकूमत इंसानों ने बनाई है, ये इंसानों के लिए है। जब पाकिस्तानी कौम कोरोना वबा का मुकाबला कर रही है, जी हाँ नासिर साहब, गवर्नमेंट भी कोरोना वबा से लड़ने के लिए इकदाम कर रही है। हम लोग इस वक्त हालत जंग में हैं और ये लफ्ज बार बार हुक्मरान जमात के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो हालत जंग में महाज जंग से सिपाही को वापस लाकर तब्दील करना, आपने चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील कर दिया, आपने मुआविन खसूसी बराए इत्तलात भी तब्दील कर दिए, क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी साहब को तब्दील करना हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान का इस्तेहकाक है।
जब हमें महसूस होता है कि कुछ चीजें बेहतर बनाने के लिए तब्दीली नागुज़ीर है तो हम उस एहतियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की बका के लिए नहीं, 4 आईजीज आप लोग तब्दील कर चुके हैं, हर इतनी के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा, जब भी उठाना पड़ा, इमरान खान साहब इसमें किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं करते। लेकिन ये हेजिटेशन को तो लोग कह रहे हैं ना कि करते हैं, क्योंकि जब एफआईए की रिपोर्ट आई थी चीनी और आटे की तो कहा गया था कि 25 तारीख का इंतजार करें फोरेंसिक रिपोर्ट आने का। 25 तारीख आई तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। शहजाद अकबर साहब ने बाकायदा से इसके लिए लोगों को बताया है, समाज में लिया है कि हमें मजीद 3 हफ्ते का टाइम चाहिए। मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में पहले कभी किसी कमीशन की रिपोर्ट को अगर आम किया गया है, पाकिस्तान में पहले कभी किसी हुकूमत ने अवाम को इस तरह से ऑन बोर्ड किया है? मुझे आप अगर बताएंगे तो मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? रिपोर्ट में नाम आ गए, उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? रखूंगा, मुझे बताएं कि उस रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, देखिए उस रिपोर्ट के मुंदराजात को आम करना हमारे वज़ीर आज़म ने अवाम से वादा किया है। ठीक मैं है, आपको बताऊं इसके लिए जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसकी जानकारी के हवाले से जो मजीद वक्त दरकार था उसके लिए पूरी कौम को यानी वजीर आजम इमरान खान 25 अप्रैल को कार्रवाई करने वाले मुतालबे के ऊपर पूरा नहीं कर सके वो वादा। आगाह करेगी जी, जिन काली भेड़ों ने, जिन लोगों ने अवाम के हकूक पे डाका मारा है या डाका मारने का इरादा रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन लोगों से आहनी हाथों से निपटेगी। नहीं, इसका मतलब यह है कि 16 मई को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो अदलिया के अंदर एज ए जज के तौर पे नहीं, अदलिया के अंदर नहीं, आपके इदारे तो बहुत एक्टिव चलते हैं ना। 1986 के केस पे मीर शकील रहमान को पकड़ लेते हैं, उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई करेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अवाम के मुफादात के ऊपर डाका डालने वालों के खिलाफ सब ताबीदी कार्रवाई। नहीं, इंशाअल्लाह अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब हमें बचपन से ये सिखाया गया, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। मुझे ये बताइएगा कि अगर क्या ये हुकूमत को मंजूर है? अल्लाह बादशाह है, सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह तारुफ करवाता है इस दुनिया और जहानों का असल बादशाह मैं हूँ। मेरा ये एतमाद है। मैंने ये पूछा है कि क्या इंसानों में से कुछ 25 अप्रैल के बाद 3 हफ्ते की मोहलत मांगी है ना चुनेगा नासिर साहब, 25 अप्रैल के बाद 3 हफ्ते की मोहलत मांगी है ना। 16 मई को क्या चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा पाकिस्तान में? नहीं, क्यों नहीं किया जाएगा? क्या मुझे बताएं कि इस तरह से, क्योंकि 10 अप्रैल को भी आप ये कह रहे थे कि 25 अप्रैल को क्यों नहीं किया जाएगा, नहीं किया गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जिसने कहा था गिरफ्तार किया जाएगा वो खुद अपने ओहदे से हट गया। वफाक के अंदर ये तमाम मामलात को देखा जा रहा है, कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से कुछ थोड़ा सा मजीद वक्त लिया गया है। चले हम दुआ करते हैं कि वो टेक्निकलिटीज जल्दी खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब अपना मौकफ देने के लिए। उनका ये कहना था कि कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर 25 अप्रैल से मामले को 3 हफ्ते के लिए आगे पोस्टपोन किया गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 16 मई को जब 3 हफ्ते पूरे होंगे आटा और चीनी चोरों को गिरफ्तार करेगी, और अगर नहीं करेगी तो एक मरतबा फिर पीटीआई को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। Stay with us. नाज़रीन, फन की कोई सरहद नहीं होती, इसीलिए आज इरफान खान के अचानक इंतकाल पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में जहां जहां सिनेमा के चाहने वाले मौजूद हैं, इरफान खान के इंतकाल के ऊपर इजहार अफसोस किया गया। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 4 दिन पहले उनकी वालदा सईदा बेगम का इंतकाल हुआ और 4 दिन के बाद बेटा भी अपनी मां के पीछे पीछे चल पड़ा। 30 साल पहले जब इरफान खान ने अदाकारी का आगाज किया तो उस वक्त अर्ली 90s में जो इंडियन सिनेमा था वो कमर्शियल तजुर्बात के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में इरफान खान ने संजीदा अदाकारी के जरिए, रियलिस्टिक अदाकारी के जरिए 8 फिल्म्स में काम करके अपनी वो अलहदा शनाख्त बनाई जिसके आगे बड़े बड़े अदाकार पानी भरते नजर आते हैं। और उनका फनी करियर यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने उसके अलावा हॉलीवुड के अंदर बेतहाशा फिल्म्स में काम किया और अपनी अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। उनके इंतकाल पर आज हर फन से मोहब्बत करने वाला शख्स रंजीदा है, गमगीन है। उनकी जिंदगी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम ताहिर सरवर मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। ताहिर साहब, कितना बड़ा नुकसान है इरफान खान का इंतकाल? देखिए, इरफान खान ऐसे आर्टिस्ट थे जो इंडिया में तो पॉपुलर थे
और उन्होंने जैसे आप बता रहे हैं कि हॉलीवुड में भी काम किया, वो पाकिस्तान में भी बहुत देखे जाने वाले आर्टिस्ट थे और उनकी दोस्तियां भी थी पाकिस्तानी आर्टिस्टों से। मेरी जाती तौर पर मुलाकात उनकी कुछ साल पहले बंबई में हुई थी। सन एंड सैंड होटल है जुहू में, जहाँ रात को सारा शोबिज़ तकरीबन सीनियर लोग तो वहां बैठते हैं। और पहली दफा मुलाकात करवाई थी हमारी जो अदाकारा मीरा है, उन्होंने तारुफ करवाया था। मैं तो उन्हें जानता था, तो उन्होंने मेरा बताया कि जी ये जर्नलिस्ट है और लाहौर से आए हैं। तो उसके बाद मुसलसल जो है जब भी बंबई गए तो इरफान साहब से मुलाकात हुई, और यहाँ से लाहौर से भी पाकिस्तान से भी उनपे टेलीफोनिक राब्ता रहता था। इरफान खान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो पैरेलल सिनेमा जो 80s और लेट 70 में डेवलप किया था श्याम बेनिगल और वो दूसरे प्रोग्रेसिव सत्यजीत रॉय जैसे लोगों ने, हाँ जी, और वो लेफ्ट के वहाँ लेफ्ट से वो सियासी पार्टियों से उनकी हमदर्दियां थी, और वो ये सिनेमा। और एक दफा शबाना आजमी और जावेद अख्तर यहाँ आई थी लाहौर में, तो हम फोरम कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपका जो पैरेलल सिनेमा है उस पे पाकिस्तान के ड्रामे के भी असरात हैं? तो उन्होंने कहा था कि इसको आइसोलेट नहीं करना चाहिए, हम हमारे दोनों पे ही, दोनों मुल्कों के आर्ट और कल्चर पे असरात हैं। तो इरफान खान जो है वो जाती तौर पे मैं आपको बताऊं कि वो लाहौर आना चाहते थे, वो कराची की मेजबानी से लुत्फ अंदोज होना चाहते थे। शायद कराची तो एक आध विजिट है, लेकिन वो बड़ा लो प्रोफाइल रहा था। और जो लोग उन्हें यहाँ से घूम के, यहाँ से मिल के, जैसे उर्मिला मिटोलकर और ओमपुरी साहब और लोग यहाँ आते रहे, शत्रुघ्न सिन्हा, तो इन लोगों ने, इरफान खान ने मुझे बताया कि भाई ये तो यहाँ से इतनी मोहब्बतें और ख्वाब लेके जाते हैं, और हमें जो वहां बताते हैं यकीन नहीं आता आम इंडियन। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइएगा कि इरफान खान का जो फन था, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई याद किया हुआ स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके डायलॉग सुन के लोगों की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट शुरू हो जाती थी। उनकी अदाकारी को, उनकी डायलॉग डिलीवरी को, जो हमारे कमर्शियल हीरोज हैं, उनके साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, जो ये इंडियन सिनेमा में वोकल की खास ट्रेनिंग की जाती है, जो आर्टिस्ट हैं वहाँ के एक्टर जो हैं, और इरफान खान का बुनियादी तौर पे बेसिकली जो वोकल था वो बहुत जबरदस्त वोकल था, और उसके बाद उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। उसकी वजह ये थी कि इंडियन जो मुसलमान हैं उनके यहाँ घर में उर्दू पे बहुत तवज्जो दी जाती है, और इरफान खान की उर्दू बहुत क्लियर थी। नहीं तो आप बहुत बड़े जो आर्टिस्ट हैं इंडिया में, वो कुछ लफ्ज जो हैं वो हिंदी के मिक्स करते हैं, उर्दू ठीक से नहीं बोलते। तो इरफान खान की जो मुसलमान होने के उनको नंबर थे, और उनमें वो वैसे तो राजस्थान से थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी उर्दू को बेहतर किया, मेरी इस पे बात ही, ऑफ कोर्स वो जरूर वो दिलीप कुमार साहब और इन लोगों को आइडलाइज करते होंगे, तो उनकी उर्दू जो है उसकी वजह बेहतर होने की यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। अच्छा, मुझे उनकी कुछ फिल्में मेरे उनके ज़हन में आ रही हैं जो मुझे पिछले दिनों में देखने का इत्तेफाक हुआ। लंच बॉक्स थी, पीको थी, लाइफ ऑफ पाई थी, मदारी थी, उसके अलावा जो अर्ली 2000 में उनकी फिल्म मकबूल आई थी। हर किरदार के अंदर इरफान खान ने अपने आप को इस तरह ढाला कि बगैर वजन बढ़ाए या बगैर वजन मजीद कम किए, सिर्फ चेहरे के तासुरात और मेकअप ने इतना ज्यादा कंप्लीट करेक्टर जो है वो अमर कर दिया। आप देखिए कि आप बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं इरफान पे। आज कमला हसन का ट्वीट पढ़ें, और उनके जो कभी वो इंटरव्यू में अपने जूनियर्स के लिए जो कहते हैं, कमल हसन ने बहुत अच्छा कहा है, अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छा उनके लिए बोला है, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, महेश भट्ट से आज मेरी खुद से बात हुई है। तो ये सारी बातें इकट्ठी करके उनका, आप देखें फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो हीरो मटेरियल तो थे नहीं, और करियर के आगाज में बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर थे उन्होंने उन्हें इग्नोर भी किया, उन्हें डिस्करेज भी किया। लेकिन और फिर मैं यहाँ कोई तासब की बात नहीं करना चाह रहा, मैं तो इंडिया बहुत गया हूँ, मैंने वहां महसूस किया है कि जो मुसलमान है उन पे एक वो
एक रास्ता है, उन पे एक बंदिश रहती है, उन्हें लेवल पे क्या शाहरुख खान मिलता। जो है, जो आमिर खान जो है, शबाना आजमी है, जावेद अख्तर हैं, सर, इतने बड़े बड़े ये- नाम हैं इंडियन सिनेमा के जिन्हें लोगों ने कबूल किया। जी, ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, लेकिन इसके बावजूद आपको पता है शबाना आजमी को बंबई में प्रॉपर्टी खरीदते हुए एक मुश्किल पेश आई थी। इंतहा पसंद लोग तो हर जगह होते हैं ना ताहिर जी साहब। जी जी जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ना मेरा ये थीसिस है कि सारा इंडिया इस तरह जी है, हाँ, जी हाँ। लेकिन मुस्लिम को वहां लेवल प्ले ग्राउंड नहीं दी जाती। इसके बावजूद इरफान खान यहां तक पहुंचे हैं और 4 उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड लिए हैं और 4 ही उनके पास स्क्रीन अवार्ड थे, फिर इसी तरह आईफा थे, और अपने करियर में 32 अवार्ड उन्होंने विन जी किए हाँ। और 34 बार से ज्यादा दफा। ताहिर साहब, आप तो माशाल्लाह एनसाइक्लोपीडिया हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या, मुझे ऐसा जाती तौर पर लगता है कि मैं सिर्फ अपनी राय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कभी कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो अदाकारी है उस पर बहुत ज्यादा मुमासलत का गुमान होता है इरफान खान की अदाकारी से। कभी कभी ये बहुत ही बेहतर बात कर रहे हैं, मुझे कभी कभी तो वो चुन लगते हैं। वो नेचुरल उनका उसका भी जो वोकल कॉर्ड है और बेस जो है वो बहुत इरफान के करीब है, और उनकी टेक्निक भी दोनों की मिलती है, इसलिए आपको लगता है, और वो दोनों हम असर हैं। हो सकता है, मुमकिन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो उनसे जूनियर हो, इरफान सीनियर है, और दोनों ही बहुत बेहतर आर्टिस्ट हैं और दोनों ही एक दूसरे से जरूर मुतासर होंगे। ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया। अच्छा, ये बताइएगा ताहिर साहब कि जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उनका बजट, उनकी टेक्निक, उनकी मार्केटिंग मुख्तलिफ होती है। पैरेलल सिनेमा के जो फिल्में होती हैं उनका बजट कम होता है, उसकी जो मार्केट होती है वो बहुत नीश होती है। उसके बावजूद जो पढ़े लिखे लोग हैं, दिमाग वाले लोग हैं, वो उस पैरेलल सिनेमा को ज्यादा फौकियत देते हैं। तो जब एक हिस्टोरियन फिल्म की हिस्ट्री लिखेगा तो वो किसी फिल्म की सक्सेस को उसके पैसों से मेजर करेगा या उसके फन से मेजर करेगा? और अगर फन से मेजर करेगा तो इरफान खान कहां स्टैंड करते हैं ताहिर साहब? आप जिस तरह से सवाल फ्रेम कर रहे हैं, इसको दोबारा गौर से सुन ले तो उसी में जवाब है। जो श्याम बेनीगल यहाँ लाहौर में आए थे तो उनका फोरम किया था, उनसे हमने पूछा कि आप एक कमर्शियल फिल्म बनाने का पोटेंशियल रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा था मैं पोटेंशियल रखता हूं, लेकिन मैं कंज्यूमरिज्म और जाहलियत को फरोग नहीं देना चाहता। तो मेरा भी जवाब मैं श्याम बेनीगल से एग्री करता हूं, जो प्लेस हिस्ट्री प्लेस करेगी और नाकदीन प्लेस करेंगे वो कंटेंट को करेंगे, और वो अच्छी क्वालिटी कंटेंट को, और पैरेलल सिनेमा में क्वालिटी कंटेंट होता है। और इरफान खान जो है क्वालिटी और कमर्शियल सिनेमा की बहुत ही बेहतरीन मिसाल थे, और मैं ये समझता हूं कि वो उसमें बहुत ही नेचुरल उनकी एक्विशन में ये वो थी, कमर्शियल और पैरेलल बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन था। अच्छा ताहिर साहब, आज इरफान खान की मौत ने एक मर्तबा फिर साबित किया कि फन की, कला की कोई सरहद नहीं होती, और जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलकर इरफान खान की मौत का जो गम महसूस किया, उससे ये साबित होता है कि जो फन होता है वो इन सरहदों से मावरा होता है, बुलंद होता है, ऊंचा होता है। जी देखिए, आज मीडिया में ही बता रहे हैं कि साजिद हसन जो है वो रो रहे हैं, इस तरह जैसे उनका भाई चला गया। इसी तरह सबा कमर ने उनके साथ काम किया था। मीरा हिंदी जो है वो, जी मीरा जो है अमेरिका में जो है फोन करके वो उनसे कॉन्डोलेंस किया है, उनके लवाहकीन से उन्होंने बंबई में। और भी आप और दूसरे जो सिनेमा लवर्स हैं वो सब दुखी हैं, और इरफान जो है वो वाकई सरहदों से बिल्कुल जो, और फिर खासतौर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने की और करीब करने की बात किया। अच्छा, ये बताइएगा ताहिर साहब कि हम इरफान खान को देखते हैं, हम दूसरे जो बड़े इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, उनमें जो एजुकेशन का, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, उसे जब हम कंपेयर भी करते हैं पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स से, तो हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। चले, थोड़ा शर्मिंदगी थोड़ा हार्ड हो गया, लेकिन अगर आपने विजिट किया हो बंबई या जो उनकी रीजनल दूसरी फिल्म इंडस्ट्री है, तो उनका जो लार्ज स्केल है कमर्शियल
और उसका वॉल्यूम जो है वो तो हॉलीवुड की इंडस्ट्रीज से भी जो है वो ज्यादा है, उनकी साउथ की फिल्मों का उससे भी ज्यादा है। और अब तो बहुत अरसे से प्रोफेशनलिज्म में भी वो बहुत जो है वो आगे निकल चुके हैं, और पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। जैसे हमारा कोई बच्चे के दिल में सुराख हो तो इंडिया में सर्जरी हो जाती है, इसलिए इंडियन सिनेमा से मुतासर होना या उनसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर सरवर। मीर साहब, मेरे पास और वक्त होता तो हम आपसे मजीद गुफ्तगू करते इरफान खान की जिंदगी से मुतालिक, लेकिन यकीनन इरफान खान की मौत फन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और उनके चाहने वालों के दिलों में इरफान खान हमेशा जिंदा रहेंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गर्मियों की आमद है, रमज़ान का महीना चल रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मसला लोगों के लिए होता है कि रमज़ान के दिनों में अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उसे किस तरह से रीएडजस्ट किया जाए। सहरी में क्या खाया जाए, अफ्तार में क्या खाया जाए और अफ्तार के बाद खाने में कितना वक्फा किया जाए, और जब रात को उठना पड़े तो उससे जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो किस हद तक मुतासर होता है, और हमें अपने आप को किस तरह से रीएडजस्ट करना चाहिए ताकि हम तमाम तर ग़िज़ाई के साथ, पूरी तवानाई के साथ रोजे रख सकें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरमा आयशा नासिर, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आजकल क्या खाएं अफ्तारी सहरी में? देखिए, अफ्तारी सहरी में पहले तो जो रमजान आते थे उसमें कोरोना नहीं होता था। इस दफा हमें एक चैलेंज जो बहुत बड़ा है वो है कोरोना वायरस को लेकर। तो हमारा कोरोना को खा जाएं काश। तो बहरहाल हमारा डाइट प्लान बहुत ज्यादा बैलेंस होने की जरूरत है। अगर किसी चीज की कमी होती है, किसी चीज की ज्यादती होती है तो हम वल्नरेबल हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी मजीद कमजोर हो जाती है। अब सहरी में जो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते। होना ये चाहिए कि आप रोटी या चावल के साथ एक प्रोटीन सर्विंग, जो कि दाल की हो सकती है, अंडे की हो सकती है या गोश्त की हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक चीज इस्तेमाल करें। साथ दूध या दही का इस्तेमाल जरूर करें, साथ में सब्जियों और फ्रूट का इस्तेमाल जरूर करें। हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि जो नट्स हैं वो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देते हैं और विटामिन ई का भी अच्छा सोर्स है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। फिर मिर्च मसाले का इस्तेमाल कम से कम रखें, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको अल्सर का मसला हो जाए। आप ये तमाम मशवरे देते हुए भूल रही हैं कि आप ये मशवरे पाकिस्तानियों को दे रही हैं। बस हमारा थोड़ा सा ये मसला है कि हम सेल्फ पिटी में रहते हैं। सहर के टाइम पे हमें ये डर होता है। अगर टींडे गोश्त पकाया है तो साथ पराठों के चाय ही चलेगी। कहाँ गए नट्स, कहाँ गई सब्जियां, कहाँ गए फल? बस अनफॉर्चुनेटली वही ना कि हम थोड़ा सा सेल्फ पिटी में होते हैं कि हमने अगले 15 घंटे कुछ नहीं खाना, तो फ्राइड चीजों पे हमारा सारा जोर चल रहा होता है। अफ्तार में भी हमें होता है हमने पिछले 15 घंटे से कुछ नहीं खाया, तो जो टेबल पे लगा हुआ है हमने सब कुछ जरूर ट्राई करना है। और उसके बाद खाना भी खाना है। ऐसे ही है। तो अफ्तार में कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि सब्जियों का इस्तेमाल, मैं फिर से इंसिस्ट कर रही हूँ, सब्जियों का इस्तेमाल, जो हम सब्जियां इस्तेमाल नहीं करते, कोई नहीं खाता। सहरी में, अफ्तार में भी सब्जियां हमने दिन में 3 कप खानी है कम अज कम। और कोरोना वायरस के अगेंस्ट अगर आपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको 5 कप कसम ले लें आयशा, मैंने आज तक किसी अफ्तारी की दस्तरखान के ऊपर सब्जी नहीं देखी। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। फिर तो हमें ये चाहिए कि सैलेड का इस्तेमाल, अगर आप सैलेड नहीं खा सकते आप चना चाट खा लें। चना चाट के अंदर सब्जियां ज्यादा डाल लें, चने कम डाल लें। दही भल्ले खाते हैं, सब खाते हैं, उसमें सब्जियां ज्यादा कर लें, जो दही है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाए। सहरी के अंदर खास तौर पे लोग कुछ उस वक्त जाग ही रहे होते हैं क्योंकि 3 से 4 का वक्त होता है, और कुछ लोग जो है जल्दी जल्दी उठते हैं और उसके बाद पराठा बनता है, उसके बाद सायरन की आवाज आना शुरू होती है तो चाय अंदर जाना शुरू करती है, दही उससे पहले खाया जा चुका होता है। एक अजीबो गरीब सा मलगूबा बन जाता है, और जब ये लोग सुबह काम पर जाने के लिए उठते हैं 8-9 बजे तो अजीब सा एक भारीपन सा होता है, और सारा दिन प्यास पीछा नहीं छोड़ती। आयशा, आपने जो बात शुरू की कि चाय का इस्तेमाल, चाय तब अंदर जाती है जब अजान होती है। चाय डायूरेटिक है, उससे प्यास ज्यादा लगेगी, हमें इमीडिएट रिलीफ मिलता है। जब हम चाय पीते हैं हमें 1 से 2 घंटे प्यास नहीं लगती, हमें इमीडिएट रिलीफ तो वो देती है, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद उसी चाय या कॉफी की वजह से आपको प्यास लगेगी। चाय डायूरेटिक है, उसके इस्तेमाल के बाद पेशाब आएगा और उसके बाद आपके अंदर पानी की कमी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चाय का इस्तेमाल सहर के टाइम पे नहीं करना, जितना हो सके अपना खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं ताकि माइंड को भी सिग्नल मिले कि हम खाना खा रहे हैं। अगर आप खाना जल्दी में खाएंगे तो माइंड को सिग्नल नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि अगर आंख नहीं खुली, जब आंख खुली तो 8 पहरे रोजे की नियत कर ली। ये एटीट्यूड ठीक है?
हमारा मजहब भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता और बीइंग अ डाइटिशियन भी मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगी कि आप बगैर कुछ खाए पिए रोजा रखें। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि पहले तो आपने जैसे मर्जी रमजान गुजार लिए सारे के सारे, इस दफा हमें बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो कोरोना वायरस है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा नासिर, आपका मेरे पास ज्यादा वक्त होता हम आपसे ज्यादा रहनुमाई लेते। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।